पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 15 जहर का जादूगर। ठंडी रात की चुप्पी में नताशा, जिसे अब लोग पॉइजन गर्ल के नाम से पहचानते हैं, एनपीएल फार्मा की उस कुख्यात फैक्ट्री के सामने खड़ी थी। ये वही स्थान था जहां कुछ दिन पहले असलम के डुप्लीकेट को सीक्रेट फाइल चुराते समय राका ने पकड़ लिया था। आज उस इमारत के चारों ओर सन्नाटा था, पर भीतर गतिविधियां किसी ज्वालामुखी की भांति उबल रही थी। ये फैक्ट्री एक औद्योगिक परिसर नहीं, बल्कि एक आधुनिक युद्ध का गढ़ थी, जहां हर इंच पर तकनीक और भय का राज था। चारों ओर फैली अत्याधुनिक सुरक्षा, 24/7 सशस्त्र गार्ड्स, बहुस्तरीय आइरिस स्कैनिंग, मोशन डिटेक्शन सेंसर और एक अल्गोरिदम बेस्ड इंटेलिजेंट सिक्योरिटी नेटवर्क इस बात का प्रमाण था कि यहाँ कुछ गहराई से छिपाया गया है। सामान्य रूप से तो कोई आम व्यक्ति इस परिधि में प्रवेश करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन नताशा कोई आम इंसान नहीं थी। उसने अनुमान लगाया था कि एनपीएल हाउस, जो रंजीत सिंह का निवास और संचालन केंद्र था, अब बेहद सुरक्षित होगा। हाल की घटनाओं को देखते हुए रंजीत निश्चित ही ये मानकर चल रहा होगा कि अगला हमला वहीं होगा। लेकिन यही नताशा की रणनीति कुछ अलग थी। वो जानती थी कि रंजीत सिंह अपनी फैक्ट्री पर कभी भी पॉइजन गर्ल के हाथों हमला अपेक्षित नहीं करेगा। उसकी सुरक्षा वहां केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से होगी, ना कि एक दुश्मन की दृष्टि से। पॉइजन गर्ल को अब सुराग चाहिए था। उसे ये जानना था कि राका का असली हत्यारा कौन था। क्या वो व्यक्ति उसके पिता थे, या कहानी के पीछे कोई और ही चेहरा छिपा था? उसके सारे संदेह और संभावित जवाबों की डोर एक ही स्थान से जुड़ती प्रतीत हो रही थी, और वो थी एनपीएल फार्मा फैक्ट्री। वहां खड़ी होकर नताशा ने अपने बैग से एक सोनिक हैकर डिवाइस निकाली, जो उसके भरोसेमंद सहयोगी अजय की सौगात थी। अजय भारतीय सेना का एक उच्च प्रशिक्षित कमांडो, कोवर्ट ऑपरेशंस में पारंगत था। उसके पास ऐसे अनेक उपकरण थे जो आमतौर पर सैन्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं तक सीमित होते थे। कुछ मित्रों की सहायता से अजय ने एक विशेष डिवाइस तैयार करवाया था, जो विभिन्न रक्षा कॉन्ट्रैक्टरों के लिए काम करते थे। ये हैकर डिवाइस फैक्ट्री की सुरक्षा प्रणाली को 17 सेकंड्स तक निष्क्रिय कर सकता था, एक अत्यंत सीमित परंतु निर्णायक समय तक। नताशा ने फैक्ट्री की दीवारों पर एक सटीक नजर डाली, फिर एक सधे हुए स्पर्श से उसने डिवाइस को सक्रिय किया। शून्य, ना कोई सायरन, ना कोई क्लिक। पूरी सुरक्षा प्रणाली 17 सेकंड्स के लिए निष्क्रिय हो गई थी। उसी क्षण नताशा बिजली की गति से भागी। एक लोहे के गेट पर छलांग लगाकर उसने सुरक्षा घेरे को पार कर लिया था। गार्ड्स ने क्षण भर को एक साया देखा, पर उसकी चाल इतनी तेज थी कि उन्हें भ्रम हो गया कि शायद कोई परछाई होगी। अंदर पहुंचते ही उसका प्रशिक्षण सक्रिय हो गया। उसकी चाल ध्वनि रहित थी। उसकी दृष्टि हर कैमरे और सेंसर की स्थिति को पढ़ रही थी। ये तकनीकी चूक केवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही नहीं, बल्कि मोशन डिटेक्टर और कैप्टिव एल्गोरिदम को भी स्थिर कर चुकी थी। नताशा को याद आया जब उसने पहली बार एनपीएल हाउस में घुसपैठ की थी। तब वो भावनाओं से अधीर थी। उसे लगा था कि रंजीत की मौत के साथ ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। उसने ना तो सीसीटीवी को निष्क्रिय किया था और ना ही कोई ऐसा विशेष प्रोटेक्शन लिया था। उस दिन उसने सीधा हमला किया था। उस दिन वो एक सरप्राइज पैकेज थी, इसीलिए शायद उसे इस प्रकार के किसी डिवाइस की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अब उसे समझ आ गया था कि ये कहानी रंजीत के भाई उमेश की हत्या से खत्म नहीं हुई, अपितु शुरू हुई थी। और वैसे भी इस बार वो सिर्फ प्रतिशोध नहीं, सत्य की तलाश में थी। फैक्ट्री के भीतर रात के 11 बज चुके थे, परंतु हलचल वैसी ही थी जैसे सुबह 11 बजे की शिफ्ट हो। ये स्पष्ट था
कि ये इकाई 24 घंटे कार्यरत थी। पर ये एक सामान्य फार्मा फैक्ट्री नहीं थी। उसके पीछे छुपा था एक काला साम्राज्य, जिसमें दवाइयों के नाम पर मादक पदार्थों अर्थात ड्रग्स की आपूर्ति का नेटवर्क चलता था। मेडिसिन की आड़ में जो ट्रक निकलते थे वे वास्तव में ड्रग्स से भरे होते थे। अफीम, चरस, कोकीन, हेरोइन और दुनिया भर के अन्य प्रतिबंधित पदार्थ जो एनपीएल के फार्माटेक के नीचे वैश्विक शहरों में पहुंचाए जाते थे। नताशा ने गहरी सांस ली। अब ये केवल एक मिशन नहीं था, अब ये कसम थी। इस फैक्ट्री को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, क्योंकि ये रंजीत सिंह के साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। पर अभी उसका मुख्य लक्ष्य था लिक्विड एक्स। उसे याद था कि एक बार उसके पिता डॉक्टर जयपाल भाटिया ने उसे बताया था कि उन्होंने एक क्रांतिकारी फॉर्मूला विकसित किया था, परंतु उसे कार्यान्वित करने के लिए अत्यंत उन्नत क्वांटम कंप्यूटर और रासायनिक प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। ये फॉर्मूला एक आम विष को अणु स्तर पर संशोधित करके उस स्थिति में पहुंचा सकता था जहां उसका प्रभाव मन और शरीर दोनों पर एक साथ पड़ता था। नताशा को पूरा विश्वास नहीं था, पर उसके अंदर एक मजबूत आशंका थी। अगर रंजीत सिंह ने लिक्विड एक्स के लिए उसके पिता की हत्या की थी, तो उसने अवश्य ही वो प्रोसेसर यही स्थापित कराया होगा। इस फैक्ट्री के भीतर ही शायद वो तकनीकी नाभिकी दिमाग मौजूद था जिसने लिक्विड एक्स को जन्म दिया होगा। वही जहर जो अंततः उसके शरीर में उसके पिता ने मरते समय डांट द्वारा समाहित कर दिया था। रात के लगभग 11 बजे का समय था। बाहर की दुनिया गहरी नींद में लिपटी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ भी मानो स्थिर खड़े थे, परंतु एनपीएल फार्मा की ये फैक्ट्री उस शांति का अपवाद थी। भीतर जीवन धधक रहा था, मशीनें गूंज रही थी, कर्मचारियों की गहन सक्रियता पूरे संयंत्र में फैल चुकी थी। ये कोई सामान्य फार्मा यूनिट नहीं थी, ये एक नियोजित तंत्र था जहां हर व्यक्ति किसी बड़े अदृश्य उद्देश्य के लिए एक चक्रदंत की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हर लैब, हर लाइन, हर सेक्शन अपने कार्य में निपुण और असंदिग्ध था। इन्हीं लहरों को चीरती हुई 17 सेकंड्स के भीतर नताशा न केवल सुरक्षा घेरे को भेद चुकी थी, बल्कि एक सुरक्षित और रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान पर भी स्थिर हो चुकी थी। ये उसकी तैयारी, तकनीकी दक्षता और मानसिक स्फूर्ति का परिचायक था। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सुपरवाइजर और फैक्ट्री के सुरक्षा प्रमुख ने कुछ मिनटों के भीतर ही एक रूटीन चेकअप कर लिया था, जिसमें नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन पर कोई चेतावनी नहीं थी। सारे सिस्टम सक्रिय, फायरवॉल बरकरार और सभी सिग्नल्स स्थिर थे। 17 सेकंड्स का ये अस्थायी व्यवधान उन्हें केवल एक तकनीकी ग्लिच प्रतीत हो रहा था, शायद रूटीन अपडेट या राउटर सिग्नल में आई कोई क्षणिक बाधा। उनकी दृष्टि में ये कोई असाधारण बात नहीं थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी। उन्हें नहीं पता था कि इसी छोटे से डेटा ब्लिप की छाया में पॉइजन गर्ल अब उनके भीतर थी, बिल्कुल शांत, अप्रत्याशित और लक्ष्य पर केंद्रित। एक निगाह जो सामान्य से कहीं अधिक देख सकती थी। नताशा अब फैक्ट्री की आंतरिक संरचना को बहुत ही संगठित विश्लेषण की दृष्टि से देख रही थी। उसकी दृष्टि सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं थी, उसके अंदर संवेदनाओं और स्पंदनों को पहचानने की एक अनूठी क्षमता विकसित हो चुकी थी। हर गतिविधि, हर कपकपी, हर असामान्यता, वो सब कुछ अनुभव कर सकती थी। उसने कुछ मिनटों तक गहन निरीक्षण किया। हॉलवेज, लैब्स, स्टोरेज यूनिट्स, केमिकल ब्लॉक्स, और फिर उसकी दृष्टि स्थिर हुई एक स्थान पर जो बाकी क्षेत्र से काफी भिन्न था। वो क्षेत्र अपेक्षाकृत निष्क्रिय था। वहां कोई कर्मचारी नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था और ना ही
कोई सिग्नल ट्रैफिक था। ये फैक्ट्री की कोर स्ट्रक्चर के विपरीत था और ये विषमता नताशा को स्पष्ट संकेत दे रही थी। ये स्थान सामान्य नहीं हो सकता, उसने मन ही मन सोचा। वहीं से शायद लिक्विड एक्स का मूल विकास हुआ था और संभव है उसके पिता डॉक्टर जयपाल भाटिया की मृत्यु के बाद से ये कक्ष निष्क्रिय पड़ा हो, किंतु रहस्य अब भी उसमें छिपा था। बिना एक क्षण गंवाए नताशा उस दिशा में बढ़ चली। उसकी चाल मृदुल पर दृढ़ थी। कुछ ही पलों में वो उस द्वार तक पहुंच गई जो उस रहस्यमय कक्ष को सील किए हुए था। दरवाजा मेटेलिक ऑटो लॉक मैकेनिज्म से सुसज्जित था, बायोमेट्रिक एक्सेस और वैक्यूम सीलिंग से बंद। पर नताशा के पास कोई पारंपरिक चाबी नहीं थी। उसकी चाबी थी उसका जहर। उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ के नाखून को दरवाजे की सतह पर छुआ। उसके नाखून की नोक से निकला विष एक क्षण में धातु से रासायनिक प्रतिक्रिया कर धातु को जलाकर पिघलाने लगा। दरवाजा एक हल्की सी खरखराहट के साथ दह गया। वो दरवाजा खुल चुका था। नताशा जैसे ही भीतर दाखिल हुई, उसे एक अजीब दमनकारी गंध ने घेर लिया। ये गंध थी केमिकल्स की, समय की और मृत्यु की। ये कमरा वर्षों से बंद था और उसके भीतर की हवा स्थिर और बोझिल थी। दीवारों पर पुरानी लैब संस्थापनाएं थी, टेबलों पर जमी धूलें और रैक में आधे खुले हुए केमिकल कंटेनर अब भी अपने रासायनिक प्रभाव बिखेर रहे थे। कोई सामान्य व्यक्ति इस कमरे में 2 मिनट भी सांस नहीं ले सकता था, पर नताशा, जिसे विज्ञान ने जहर में ढाल दिया था, अब खुद एक विषैली सत्ता बन चुकी थी। उसने अपनी गति धीमी की। अंधेरे में उसकी दृष्टि भटक रही थी, पर तभी उसकी दृष्टि एक ऐसी दीवार पर टिकी जो बाकी से भिन्न थी। उसमें एक ठोस समरूपता नहीं थी। उसकी सतह अपेक्षाकृत चमकदार थी। उसके तापमान में भी सूक्ष्म भिन्नता थी, जैसे उस दीवार के पीछे कुछ था। उसने अपनी हथेली उस पर टिकाई। तभी एक वाइब्रेशन हुआ, मानो उस दीवार के भीतर कोई तंत्र अभी भी जीवित हो। ये सिर्फ दीवार नहीं, ये एक पर्दा है और इसके पीछे हो सकती है वो चाबी जो नताशा को उसके पिता तक पहुंचने का द्वार खोल दे। नताशा ने ठहर कर सोचा, क्या ये वही मार्ग है जो उसे लिक्विड एक्स के मूल प्रोसेसर तक ले जाएगा, या फिर वो खुद किसी प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही थी। नताशा अब फैक्ट्री के भीतर गहराई तक प्रवेश कर चुकी थी। उसका चेहरा दृढ़ था, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और उसके भीतर था एक धधकता युद्ध जो अब एक अंतिम उत्तर चाहता था। क्या उसे वो प्रोसेसर मिलेगा? क्या वो लिक्विड एक्स की जड़ तक पहुंच पाएगी, या ये फैक्ट्री अपने भीतर कोई और भीषण रहस्य छुपाए बैठी थी? इस वक्त इंस्पेक्टर विजय वर्मा अपने कार्यालय में बैठा इन गुत्थियों में उलझा हुआ था। सामने फैली फाइलों की भीड़ में एक नाम बार बार उनकी निगाहों से टकरा रहा था, प्रोफेसर जयपाल भाटिया। प्रोफेसर जयपाल भाटिया, एक ऐसा नाम जो विज्ञान की दुनिया में जहर के सिद्धांतों और उनके उपयोग की उन्नत रिसर्च के लिए विख्यात था। सरकारी अनुसंधान अनुदानों से समृद्ध विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं तक पहुंच रखने वाले इस वैज्ञानिक ने वर्षों तक अपनी प्रतिभा को विश्व विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने में समर्पित कर दिया था। परंतु एक दिन वो अचानक लापता हो गए। उनकी एकमात्र संतान, उनकी पुत्री नताशा भी लगभग उसी समय रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और उसकी बेटी, दोनों का यूं अचानक ओझल हो जाना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। विजय को ये बात गंभीर रूप से अस्वाभाविक लग रही थी कि देश के एक अत्यंत नामी वैज्ञानिक, जिनकी रिसर्च को सरकार का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था, वो बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो जाते हैं। और उस पर जांच के नाम पर थी बस धूल से ढकी हुई केवल एक फाइल,
विजय ने जैसे ही पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, उसकी भौहें सिकुड़ गई। जिस पुलिस अधिकारी ने जयपाल भाटिया गुमशुदगी केस को लीड किया था, वो था एसीपी अनिकेत। विजय को ये जानकर अचरज हुआ कि प्रोफेसर की पत्नी, जिनका देहांत प्रोफेसर के गायब होने के 1 वर्ष पहले हुआ था, उनका भी कोई विस्तृत मेडिकल या कानूनी रिकॉर्ड पुलिस डेटाबेस में मौजूद नहीं था। मृत्यु की वजह, अस्पताल का नाम, यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी नहीं था। ये केवल संयोग नहीं हो सकता कि उनकी पत्नी की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर ही प्रोफेसर और फिर उनकी बेटी गायब हो जाती है, और इन तीनों मामलों में ना कोई आपराधिक मुकदमा, ना कोई सार्वजनिक रिपोर्ट और ना ही कोई सतर्कता बरती गई। विजय की बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने पाया कि प्रोफेसर की गुमशुदगी की जांच खुद एसीपी अनिकेत ने की थी और फिर उस फाइल को बंद कर दिया था, बिना किसी ठोस निष्कर्ष, बिना किसी संदिग्ध को चिन्हित किए। विजय को लगा जैसे कोई करंट उसके भीतर दौड़ गया हो। उसने फौरन पुलिस मुखी सर्वर से पुराने सर्विलांस, फॉरेंसिक और केस लॉग्स की पड़ताल शुरू की। उसने देखा नताशा भाटिया, प्रोफेसर की बेटी की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की गई थी। ऐसे में ये सवाल और भी गंभीर बन गया। क्या अनिकेत जानबूझकर इन मामलों को नजरअंदाज कर रहा था, या वो स्वयं किसी साजिश का हिस्सा था? तभी विजय के जहन में एक पुराना दृश्य बिजली की तरह कौंध गया। 2 वर्ष पूर्व जब एक जंगल में रंजीत सिंह को एक लाश गाड़ते हुए देखा गया था। विजय उस लाश को बाहर निकालने गया था, पर जैसे ही उसने उसके शरीर को छुआ, उसके हाथ में एक अजीब सी जलन हुई। जल्द ही उसका हाथ नीला पड़ गया था, जैसे किसी विषैले तत्व ने त्वचा में प्रवेश कर लिया हो। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उसे अपने ही हाथ को काटना पड़ा, और वो केस आज तक अनसुलझा था। क्या वो लाश जयपाल भाटिया की पत्नी की थी? क्या रंजीत सिंह उस परिवार को एक एक करके मिटा रहा था? विजय के रोंगटे खड़े हो गए। विजय को भी स्पष्ट हो चला था कि ये कोई साधारण पारिवारिक त्रासदी नहीं थी। ये एक सुनियोजित साजिश थी, जिसकी जड़ें विज्ञान, राजनीति और शक्ति के त्रिकोण में गहराई से समाई हुई थी। प्रोफेसर जयपाल भाटिया को संभवतः उनकी खोज लिक्विड एक्स के कारण निशाना बनाया गया था। उनकी पत्नी की मौत, उनकी बेटे की गुमशुदगी और फिर विजय के स्वयं के जहर से जले हाथ का मामला, सब एक अदृश्य चाल की ओर इशारा कर रहे थे। अब विजय जानता था कि उसे भाटिया परिवार की असली कहानी तक पहुंचना ही होगा। उसे जानना होगा कि आखिर नताशा कहाँ है। क्या वो भी मारी गई, या उसने कोई नई पहचान ग्रहण कर ली? और कहीं वो पॉइजन गर्ल तो नहीं? क्या वो लाश प्रोफेसर भाटिया की पत्नी की थी? उसकी मौत 2 साल पहले कब और कैसे हुई थी? क्या जयपाल भाटिया अभी जिंदा था? नताशा को उस फैक्ट्री में क्या मिला?